हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विभिन्न सब्जेक्ट्स के साथ में कक्षाएं लेकर के आता हूं और आप लोगों को उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का प्रयास करता हूं और एक इजी वे में और एक बेहतरीन नोट्स के साथ में हमने हर सब्जेक्ट को पढ़ाया है। चाहे वो सेकंड ग्रेड के लिए मैथ्स हो, लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री हो, राजस्थान ज्योग्राफी हो, या एलडीसी एग्जाम के लिए साइंस और मैथ्स हो, रीट के लिए साइंस मैथ्स हो। और इसी प्रकार से अब लगातार जो है आगे भी आने वाली भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप लोगों के साथ में जुड़े रहेंगे। आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहेगा, ऐसी उम्मीद है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के वीडियो की। जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल के अंदर देखा होगा कि आज एक आपका सबसे जो बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एलडीसी कट ऑफ को लेकर के, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एलडीसी एग्जाम की चर्चा भी कर लेंगे कि ये क्या हो गया, है ना, आउट ऑफ सिलेबस वगैरह जो भी आपके जो डाउट्स हैं वो सभी। इसके बाद में टाइपिंग वाला जो फेज है यानी सेकंड फेज में क्या होगा, कितने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, उसकी थोड़ी सी बात कर लेंगे। और फिर जो है हम आगे अदर स्टूडेंट्स जो है इनकी भी थोड़ी सी बात करेंगे। अदर स्टूडेंट्स मतलब जो भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में भी, क्योंकि सभी का सोचना बहुत जरूरी है ना। देखिए अब बात करते हैं सबसे पहले एलडीसी एग्जाम को लेकर। तो एलडीसी एग्जाम के अंदर जैसा कि आप सभी लोगों ने पेपर के अंदर देख लिया, हमने भी एनालिसिस किया, तो उसके बाद में देखा गया कि मैक्सिमम जो है 41 क्वेश्चंस है जिनको आउट ऑफ सिलेबस बताया जा रहा है, और उसमें से भी 25 एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो निश्चित रूप से ही ये कह सकते हैं कि पूरी तरह मतलब भारत के ज्योग्राफी से या भारत के इतिहास से संबंधित है। हाँ, अब 41 के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जिनको ये इंटरलिंक करके कह देंगे कि ऐसा था वैसा था, मतलब जैसा कि जो है हमारे RSMSSB बोर्ड के अध्यक्ष ने जो अलग अलग तरीके से अपने बयान दिए हैं और हमेशा अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करी है, उसके हिसाब से मैं ये कह रहा हूं कि वो हो सकता है कि 41 क्वेश्चन पूरे तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं माने, लेकिन भाई साहब आपको 25 क्वेश्चन तो मानने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब आप जो है उनका एक तर्क आया है, हालांकि वो तर्क नहीं है ना, हालांकि हास्यास्पद एक कमेंट था और कुछ नहीं, पर उन्होंने ये कमेंट किया कि ये चीजें 10वीं 12वीं में पढ़ते हैं आप। अब 10वीं 12वीं में पढ़ना और एग्जाम लेना, इसका क्या मतलब लिंक क्या था? ऐसे तो आप ये कह सकते हैं कि आरएएस के एग्जाम में आप जो है ग्रेजुएशन लेवल पर जो बीकॉम करता है उसने स्टैटिक्स पढ़ रखी है, तो आप स्टैटिक्स का क्वेश्चन उठाकर पूछ लोगे, को रिलेशन के बारे में पूछ लोगे, टाइम सीरीज के बारे में पूछ लोगे। क्या ये औचित्यपूर्ण होगा? बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना। और एक पल के लिए जो क्वेश्चन आपने पूछे हैं वो अगर आरएएस का एग्जाम होता या आईएएस का एग्जाम होता और वहां पूछा जाता, तो ये एक पल के लिए हम औचित्यपूर्ण भी कह सकते थे, क्योंकि वो एक आरएएस अधिकारी बन रहा है, एक आईएएस अधिकारी बन रहा है, बहुत बड़े लेवल की पोस्ट है और उन्हें पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालना है। तो उस लेवल के जो है आप होने चाहिए कि आपको आसपास की 20-25 चीजें एक्स्ट्रा में पता हो, है ना। वहां ये माना जा सकता है। ये एग्जाम एक छोटा सा एग्जाम है राजस्थान का, एलडीसी एग्जाम, जिसे आप ऑफिसों के अंदर क्लर्क लगाते हैं, बाबू जी से कहा जाता है, और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस व्यक्ति को ये पता हो कि फ्रांस की क्रांति का जो है डिटेल पता हो। कहीं ना कहीं तो ये हास्यास्पद लगता है कि अब भारत के ऑफिस में बैठा एक छोटा अधिकारी क्लर्क भी ये ध्यान रखेगा कि फ्रांस के अंदर क्रांति का क्या रिलेशन है ना, मल्ल महाजनपद कहाँ था, इस प्रकार की चीजें पूछ करके मुझे तो नहीं लगता कि औचित्यपूर्ण कार्य था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना। उन्होंने पूछा है और उसका डिफेंस करने के लिए उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई आपके पास में ऑब्जेक्शन करिए, आप जब आंसर की आएगी तब, और उसका जो भी होगा वो एक्सपर्ट्स करेंगे। वो बात भी वैसे सही है कि एक्सपर्ट्स ने पेपर तो बनाया है, तो उनका ये कहना है कि भाई एक्सपर्ट्स जाना है ना। तो अब देखते हैं एक्सपर्ट्स महोदय भी क्या करते हैं। अगर एक्सपर्ट्स महोदय ने भी ये वीडियो देखे कहीं गलती से, है ना, आप ऐसे आप लोग कम शेयर करते हैं, लेकिन मान लिया उन्होंने देखा, तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, एक्सपर्ट टीम से भी, जो भी है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट टीम बैठती है, वो कहीं ना कहीं सिलेबस का एनालिसिस करें, उसके बाद में ही पेपर बनाए। आपने अपनी समझ के अनुसार जो है पेपर बनाया,
अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होना तो गलत है, विद्यार्थियों के साथ गलत हुआ है। जहां क्वेश्चंस जो है सभी सब्जेक्ट से इक्वल इक्वल आने वाले थे, जीके का, साइंस का, मैथ्स का, आपने वो भी फॉलो नहीं किया। अब आप ये कह सकते हैं कि हमने वो पाठ्यक्रम में लिखा नहीं था। तो इस प्रकार से फिर पाठ्यक्रम दिया ही क्यों? इतना बड़ा साइंस का सिलेबस, इतनी बड़ी मैथ्स का सिलेबस दिया ही क्यों? जिस चीज को आपको पूछना ही नहीं है। ऐसे ही आपने लैब असिस्टेंट 2022 वाली भर्ती में भी किया था, साइकोलॉजी को ऐड किया गया, विद्यार्थियों ने साइकोलॉजी को सोचा कि इसी बार ऐड हुई है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। हालांकि उस टाइम पे हमें ये पता था कि साइकोलॉजी का क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि नया नया लेटेस्ट ऐड हुआ था और इसके जस्ट एग्जाम बाद में ही थे, तो वहां साइकोलॉजी नहीं पूछी थी। अब वो हमारा एक तुक्का मात्र था, ये मैं तो कहूंगा कि हमारा लग गया। हो सकता था आप साइकोलॉजी भर भर के पूछ लेते तो फिर विद्यार्थियों के साथ धोखा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ अब हम जो है चर्चा को तो यहीं समाप्त करें, अब इस पे क्या ही कह सकते हैं, बाकी तो है ना। तो जो भी डिसीजन होगा वो आप लोगों के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया जाना चाहिए हर एक क्वेश्चन पे। पैसे तो खर्च होंगे, मानते हैं, बेरोजगारी के दौरान इतना पैसा खर्च होना भी, इसीलिए हमने तो कई बार जो है कोर्स फ्री में अवेलेबल करवा दिया है, पूरा पूरा ही, क्योंकि सिर्फ ये सोच करके कि यार बेरोजगार युवा एक आज बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी सहायता की जाए, बस। अब देखिए, बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ को लेकर के अभी तक मेरा ये मानना है कि हम स्पष्टीकरण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, 41 क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बहुत बड़ी बाउंड्री है। मान लेते हैं 41 में से मैं अगर 25 क्वेश्चन पर भी अगर गाज गिरती है और 25 क्वेश्चन में से 10-15 क्वेश्चन भी अगर डिलीट कर दिए जाते हैं, तो उससे कट ऑफ जो है पूरी ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो फिर मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सभी विद्यार्थियों में। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके इसमें कुछ क्वेश्चन तुक्के से सही हो रहे होंगे, तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि हम इसके ऊपर पर्टिकुलर कोई कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में पूरा विश्लेषण करके बताऊं, वो बिल्कुल ही औचित्यपूर्ण नहीं है। और अगर कोई बता भी रहा है तो वो केवल और केवल आपको जो है व्यूज या उसके माध्यम से बता रहा है, बाकी ऐसा कोई आंकड़ा अभी तक दे ही नहीं सकते अपन, क्योंकि हर विद्यार्थी ने जो है अपनी मन मर्जी से, कुछ तो ऐसे भी बता रहे हैं 170 ने 180 नंबर तक पहुंच गए। भाई थोड़ा सा शांतिपूर्ण तरीके से नंबर बताया करो, डर लगता है कई बार हमें, है ना। तो देखो भाई, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना कहूंगा कि जो भी विद्यार्थी 120 नंबर के आसपास है या 120 से ऊपर है ना, उस विद्यार्थी को टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए। टाइपिंग करते रहिए, साथ में ये जो भी इसमें ऑब्जेक्शन वगैरह हो और इसमें विद्यार्थी आपसे सपोर्ट मांगे, हमसे मांगे, तो हम आपके साथ में निरंतर रहेंगे। वैसे ही जो भी विद्यार्थी, अगर आपका कोई यूनियन बना रहा है, कोई आप जो है कोर्ट केस में जा रहे हैं या आप ऑब्जेक्शन करने के लिए क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो वहां सब जो है आप उसमें भी इक्वली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी आपका ही फर्ज है। अब ऐसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा है ना। तो मैं ये कहूंगा कि 120 नंबर के आसपास जिनके भी नंबर है, वो विद्यार्थी अब थोड़ी थोड़ी सी टाइपिंग शुरू कर दो। अब अगर कोई पूछे कि मैं सर एससी से हूँ, कोई के एसटी से हूँ, मैं कोई टीएसपी एससी से हूँ, कोई टीएसपी एसटी से हूँ, तो वो विद्यार्थी 100-90 नंबर, 100-110 के आसपास भी है तो भी कर सकता है। मतलब हम जो है अगर सीधा सीधा सा आंकड़ा देवें तो 100 नंबर से भी ऊपर है, पर वो फिर वही है कि एससी एसटी या फिर जनरल में जो है आप टीएसपी के अंदर मान लीजिए, है ना, तो वो विद्यार्थी इसका कर सकता है। बाकी अदर विद्यार्थी जो है वो इस नंबर के आसपास, तो लगभग 40, आप ये कह सकते हैं कि 120 नंबर, 115, 130, इस नंबर के आसपास वाले सभी जो है टाइपिंग शुरू कर दो। अब टाइपिंग शुरू करोगे, हो सकता है कि आपका जो है जैसा सामान्य अभी रिजल्ट वगैरह फास्ट आ रहे हैं, आंसर की वगैरह फास्ट आ रही है, तो 25 से 30 दिन के अंदर अंदर आंसर की आ जाती है, और उस आंसर की के अंदर किसको क्या माना जाता है उसके अनुसार फिर आपके मार्क्स वगैरह थोड़े से डिसाइड हो जाएंगे। फिर उसके बाद में जैसे फर्स्ट आंसर की आएगी, ये भाई आपका देखो, ये तो अभी टाइपिंग शुरू करने की बात कर रहा हूँ, ये तो अर्ली एज के अंदर है ना। लेकिन अगर आप तो भी वेट करना चाहते हैं या आप आगे ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरे तो नंबर कम है, क्या करूं, तो आप अभी अपनी पढ़ाई जारी रखो। बाकी जैसे ही आपको देखो ये एग्जाम हो गया, अब आपका क्या होगा, तो आंसर की जारी होगी। अब क्या होगा, एक आंसर की जारी होगी, जो कि होगी फर्स्ट आंसर की। ठीक, ये लगभग जो है, अगर पीछे अभी जो जैसे एग्जाम में किया है उस हिसाब से देखें तो 25-30 दिन में ये आंसर की जारी होगी। इस आंसर की के ऊपर फिर जो है आप ऑब्जेक्शन वगैरह करेंगे। वैसे ये भर्ती ऑलरेडी जो है अब आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चंस की वजह से ये मान लीजिए कि थोड़ा सा तो जो है इसमें समय एक्स्ट्रा लगेगा ही, तो ऑब्जेक्शन वगैरह करेंगे। उसके बाद में जो है आपके टाइपिंग के लिए विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा।
अब टाइपिंग के लिए जिन विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, है ना, ये फर्स्ट ऑब्जेक्शन वगैरह लग गया, उसके बाद में सीधा रिजल्ट की बात कर रहा हूं। उसमें आपको जो है मान लीजिए जो है फाइनल आंसर की और रिजल्ट के अंदर लगभग आप ये मान के चलें कि ज्यादा समय नहीं मिलता है, 20 एक दिन में वो भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। फिर आपकी टाइपिंग आ जाएगी, तो ये 1.5 महीना तो आपको टाइपिंग तक का मिल ही गया है अभी से, ठीक है। अब जब टाइपिंग आ जाएगी तो टाइपिंग का जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर कितने विद्यार्थी पास होंगे, एक तो सबसे बड़ा ये डाउट है। तो मैं आपको बता दूं 3 गुना विद्यार्थी पास किए जाएंगे टाइपिंग के लिए। टाइपिंग के लिए कितने विद्यार्थी किए जाएंगे, 3 गुना पास किए जाएंगे। 3 गुना विद्यार्थी जैसे ही टाइपिंग के लिए पास हुए तो फिर टाइपिंग के अंदर भी केवल और केवल टाइपिंग नहीं है, सीधी सी बात यह है कि फेज सेकंड जो है उस फेज सेकंड के अंदर केवल टाइपिंग नहीं है, दो चीजें हैं, एक है टाइपिंग और एक है एफिशिएंसी। अब टाइपिंग और एफिशिएंसी की भी अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। पूरा डिटेल में बता देता हूं आपको टाइपिंग और एफिशिएंसी में कितने मार्क्स, क्या स्पीड वगैरह सब। अब बात करता हूं, जैसे ही आप सेकंड फेज के टाइपिंग के लिए और एफिशिएंसी की बात करें तो देखिए टाइपिंग के अंदर आपके पास दो टाइपिंग होगी, एक होगी हिंदी की टाइपिंग और एक होगी इंग्लिश टाइपिंग, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। अब हिंदी के अंदर जो टाइपिंग होगी उसके आपको 400 वर्ड्स दिए जाएंगे, कितने, 400 वर्ड। और इंग्लिश वालों के लिए 500 वर्ड, ये वर्ड्स आपको दिए जाते हैं टाइपिंग करने के लिए। ये कितने समय में करने हैं, तो हिंदी वाले 400 शब्द भी आपको 10 मिनट में करने हैं, और 500 वर्ड जो है ये भी आपको इंग्लिश वाले 10 मिनट में ही करने हैं। इसका मतलब सीधा सा ये आ जाता है कि वर्ड पर मिनट कितना चाहिए, तो वर्ड पर मिनट जो है हिंदी में 40 और इंग्लिश के अंदर 50। अब यहां पर क्या होता है कि बेसिकली जो है टाइपिंग के अंदर ये जो 25-25 नंबर रहेंगे आपके, ठीक है, 25 हिंदी और 25 ही इंग्लिश। अब ये जो बताया है मैंने भाई 10 मिनट में आपको 400 वर्ड्स और 10 मिनट में 500 वर्ड, ये तो आप अगर पूरे पूरे करते हो एकदम एक्यूरेसी के साथ में तो 25 में से 25 पूरे नंबर दिए जाते हैं, ठीक है, 25 में से 25 नंबर पूरे दिए जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इसके अंदर आप जो है कुछ एक्यूरेसी नहीं रख पाते हैं, कुछ कम वर्ड्स आप टाइप कर पाते हैं, तो उसी रेशियो में फिर आपको नंबर भी दिए जाते हैं। अब इसके अंदर एक डाउट आता है बार बार विद्यार्थियों का कि क्या हम इसके अंदर बैक स्पेस को यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं बैक स्पेस जो है आप यूज कर सकते हैं, लेकिन केवल और केवल एक वर्ड के अंदर अंदर ही। कैसे सर, देखिए मान लीजिए आपको जो है मेरा नाम लिखने को कहा गया वहां, और आपको लिखना था प्रवीण, है ना, और वहां लिखा हुआ था आई, आपने अपने दिमाग में लगाया कि प्रवीण का मतलब PRAVEEN लगा दिया। अब ये लगा दिया तो इसके अंदर आपने जैसे ही देखा लिखना आपको क्या था, लिखना आपको था PRAVIN, तो अब आपको डबल ई हटा करके आई करना है ना, डबल ई हटा करके आई करना है। तो ऐसे में आप अगर आपका यहां पर अब कर्सर पहुंच चुका है, अब यहां पर अगर आपने स्पेस बार दबा दिया, है ना, क्या कर दिया, स्पेस बार दबा दिया और आप अगले वर्ड की तरफ पहुंच गए हैं, तो आप वापस पीछे नहीं आ सकते। हाँ, अगर आपने स्पेस बार नहीं दबाया, आप एन तक ही है, तो एन को हटा करके आप जो है बैक स्पेस से इन दोनों वर्ड को हटाकर आई टाइपिंग कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। इसका मतलब आपको एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है, केवल और केवल स्पीड टपाटप नहीं करना है, एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। आपको बता दूं LDC की टाइपिंग के लिए ही मैंने जो है ये कीबोर्ड लाया था, है ना। आज तक अब ये कीबोर्ड मेरे तो टाइपिंग में काम आया नहीं, क्योंकि फिर मैंने दी नहीं, जब लेफ्ट साइड में हो गया तो, है ना, क्यों किसी विद्यार्थी की सीट खराब करूं, बेचारा कोई तो एक बेरोजगार विद्यार्थी होगा मेरा भाई जो लग गया होगा उस समय। तो ये ध्यान रखना, हालांकि ये सब मैंने फिर पता कर लिया था उस समय, इसलिए बता रहा हूं। तो ये सिस्टम आपका रहता है टाइपिंग के लिए, ठीक है। अब इसमें आपके ऊपर है कि आप जो है कितनी स्पीड रख पाते हैं और कितनी एक्यूरेसी, क्योंकि जो भी वर्ड आपका गलत होगा वो वहां पर काउंट नहीं किया जाता है, उसे वहां से हटा दिया जाता है।
अब वो जैसे जैसे फिर जो है हटेगा वैसे वैसे आपके वर्ड्स कम होते जाएंगे। अगर वर्ड्स कम है तो फिर आपके 25 में से मार्क्स भी कम होंगे। तो एक्यूरेसी के साथ में स्पीड मेंटेन करनी है। और दिक्कत भी कहाँ आएगी? तो आपको दिक्कत भी टाइपिंग के अंदर ही आएगी, क्योंकि 10 एक दिन तो जो है आपको कीबोर्ड के ऊपर हाथ जमाने में ही चले जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके जो है 120, 110, 130 नंबर बन रहे हैं तो आप ठीक ठाक रेंज में हैं। आपको अभी से ही कोचिंग उसकी शुरू कर देनी चाहिए, है ना। 1 डेढ़ महीना अगर आप टाइपिंग पे समय दे देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। टाइपिंग अच्छे से उल्टा फायदा ही देगी। कभी न कभी तो टाइपिंग काम आ ही जाएगी आगे। अगर हो भी गया तो टाइपिंग काम आ ही जाएगी। नहीं हुआ तो 1 महीने में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। समझा आई बात? साथ में अगर आपने सीईटी का फॉर्म भर रखा है तो उसको आप जरूर पढ़ते रहे, उसको जो है इग्नोर अभी नहीं मानना है। ठीक। तो ये तो हो गया आपके टाइपिंग का खेल। इसके बाद में अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी की, तो देखिए एफिशिएंसी के अंदर भी आपको हिंदी और इंग्लिश ही मिलेगा। लेकिन वहां पर एक बढ़िया फायदा ये है कि आप चाहे इंग्लिश में सीखो चाहे हिंदी में सीखो, दोनों ही सेम है। लेकिन आपको सीखना जो है मेरे हिसाब से हिंदी में चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप हिंदी में सीख लिए, हिंदी के वर्ड आपको पता है, ठीक है, तो वो फिर इंग्लिश में तो याद हो ही जाते हैं कि मेनू कहां पर मिलेगा, स्ट्राइक थ्रू कहां मिलेगा, हाईलाइट कहां मिलेगा, जो है वर्ड की राइटिंग को चेंज करने का कहां मिलेगा, वर्ड के फॉन्ट चेंज करने का कहां मिलेगा, वो सब। अब देखो एफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश, तो इंग्लिश में तो ऑलरेडी कंप्यूटर में लिखी रहती है, लेकिन जब वहां हिंदी में होगा तो वो हिंदी वाला आपको थोड़ा सा ज्यादा सीख करके जाना चाहिए। क्या होता है एफिशिएंसी के अंदर? तो एफिशिएंसी में आपके पास में दो जो है सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहेंगे। एक है एमएस वर्ड और एक है एमएस एक्सेल। अब इसके अंदर हर बार अलग अलग होता है। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं 2018 वाली भर्ती की, मतलब, तो मैंने पूछा हमारे कुछ सेलेक्टेड दोस्तों से, उन्होंने बताया कि उन्हें जो है एमएस वर्ड पर काम करवाया गया था, एमएस एक्सेल पर नहीं करवाया। कई बार एमएस एक्सेल पर पहले जो है भर्तियों में करवाया गया है, इसलिए। तो अब यहाँ पर एमएस एक्सेल या एमएस वर्ड का क्या फर्क पड़ेगा सर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। कैसे पता चलेगा किस पर काम करवाएंगे? अचानक होगा क्या? नहीं। इसका भी जो टाइपिंग वाला नोटिफिकेशन वगैरह आएगा उसमें स्पष्टीकरण कर दिया जाता है। तो आप अभी जो है उसकी चिंता नहीं करें। और एफिशिएंसी वैसे भी 5 से 10 मिनट 10 दिन का समय लगता है, सीख जाते हैं। अभी आप टाइपिंग पर ज्यादा फोकस करें। अब एफिशिएंसी में क्या होता है? तो बेसिकली मान लो एक वहां पर लिखा हुआ आ गया कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट पर्सन, ऐसा कहीं पर लिखा हुआ आ गया कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो इसके अंदर फिर जो है आपसे कहा जाएगा, मान लो, या तो वो जो है अंडरलाइन कर दिया होगा जैसे वेरी का, फिर कह दिया जाएगा इस वेरी को जो है आप कर्सिव राइटिंग में बदल दो। क्या आ गया? कर्सिव राइटिंग में बदलो। या कह दिया जाएगा इसको जो है हाईलाइट करो, या कह दिया जाएगा इसको स्ट्रोक मारो इसके ऊपर। स्ट्रोक मारने का मतलब होता है जैसे कहीं पर लिखा हुआ है मान लो ये, तो इसके ऊपर ऐसे एक लाइन आ जाती है ना, आपने कई बार देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर जो डिस्क्रिप्शंस वगैरह होते हैं उनके अंदर कई बार एक एक वर्ड के ऊपर ऐसे लाइन मारी जाती है। तो स्ट्राइक थ्रू करो, ये सब चीजें। अब ये सब चीजें सर मैं तो कर लूंगा। अरे कर तो तब लेगा ना जब हमें ये बात पता हो कि हाईलाइट ऑप्शन कहाँ मिलेगा, स्ट्रोक थ्रू कहाँ मिलेगा, इस कर्सिव राइटिंग कहाँ मिलेगी, इस वर्ड की जो है साइज आपको 36 में बदलने को कह दिया। अब ये 36 कहां पर मिलेगी? हिंदी के अंदर आपको कह दिया कुर्ती देव में बदलिए, वो लैंग्वेज कहां मिलेगी? ये सब आपको पता होना चाहिए। और ज्यादातर जो है आपको होम एक तो आपका, ठीक है, ये पता होना चाहिए, इंसर्ट पता होना चाहिए, पेज लेआउट के बारे में पता होना चाहिए। ये जो स्टार्टिंग में ऊपर मेनू में क्या जो है आपको दे रखे होते हैं ना अलग अलग ऑप्शंस, उन सभी ऑप्शंस के अंदर किसमें क्या आएगा वो पता होना चाहिए। न्यू फोल्डर कहां पर बनेगा, इसको सेव करना है तो हम जो है बिना कीबोर्ड का यूज किए कैसे सेव करेंगे, मतलब कंट्रोल एस दबाए बिना। तो आपको पता होगा एक ऐसा आता है ना, उसके अंदर आता है सेव एज का ऑप्शन। तो वो सब आपको पता होना चाहिए। ये है आपकी एफिशिएंसी का मतलब, ठीक है। इसके अंदर जो है आपको अलग अलग काम करवाए जाते हैं, यानी बेसिकली एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल आपको चलाना आता है या नहीं आता है ये चेक किया जाता है। आपको हर एक ऑप्शन पता है या नहीं है।
आपके दिमाग में हर एक ऑप्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। इसके शॉर्टकट कीज वगैरह आप यूज कर सकते हैं, वो सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक। समझ में आ गई बात। तो ये रहेगा सेकंड पेज। इसमें भी वही है, 25 मार्क्स की जो है आपके इंग्लिश है और 25 मार्क्स का आपका हिंदी वाला पोर्शन रहेगा। एफिशिएंसी के अंदर तो लगभग जो है विद्यार्थी 40-45 नंबर ले आते हैं, लेकिन जो टाइपिंग वाला पोर्शन है उसमें विद्यार्थी फंसता है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, टाइपिंग तो आप अभी से ही जो है अच्छे मार्क्स की बाउंड्री में है तो शुरू कर दीजिए, ठीक। चलो, अब ये आपको समझ में आ गया। अब हमने देखो भाई पूरा एलडीसी की कट ऑफ को लेकर मैंने थोड़ा सा इशारा कर दिया है, बाकी अपन अभी इस पे डिटेल में बात नहीं कर सकते हैं। टाइपिंग आपको बता दिया। अब अदर स्टूडेंट्स की बात करें जो या तो नंबर कम ही है या फिर जो है आप एलडीसी की तैयारी कर ही नहीं रहे, तो हम लोग जो है सर डिमोटिवेट है, क्या करें, इस प्रकार का सीन बन रहा है। तो आपको अभी अपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल को अच्छे से तैयार करो, है ना। और अपना राजस्थान जीके, इंडिया जीके, मैथ, साइंस जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको आप तैयार करते चलिए। जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूं तो वो राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए काम की है, चाहे वो रीट एग्जाम हो, लैब असिस्टेंट हो आपका, चाहे फिर फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड, जो भी एग्जाम है, तो आप वहां से जो है इसको तैयार करना शुरू करो। पटवार का सिलेबस है उसको तैयार करना शुरू करो। मतलब अब आप जो भी अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति अपनी भूमिका बनाना शुरू कर दो। धीरे धीरे उसके पाठ्यक्रम को समझ लो, कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं उनको समझ लो, उसके प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करना शुरू कर दो। फिर जो है जैसे ही एग्जाम आएगा तो आप उन सब चीजों को करते हो, फिर आपका समय व्यर्थ होता है। तो इन सभी चीजों को अभी से ही करना शुरू कर दीजिए। बाकी आप जो है बिल्कुल भी घबराए नहीं, सफलता आपको जरूर मिलेगी अगर आप लोग जो है मेहनत कर रहे हैं तो। हाँ, कुछ लोगों के अपवाद के कारण जो है ये मेहनत करने वाला विद्यार्थी भी कई बार आगे पीछे हो जाता है, लेकिन मेहनत का फल तो मिलता है, तो इसलिए वो आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो चयनित हो ही जाता है। इसलिए मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में, हर हाल में चलना सीख जाओ, हर हाल में चलना सीख जाओ। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों को जो है आज के इस वीडियो के माध्यम से कुछ आगे की राहें दिख गई होगी, आपको क्या करना है वो समझ में आ गया होगा, तो आप इसी के अनुरूप जो है अपने अब आगे कदम बढ़ाएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं क्लासेस के अंदर।